हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम यहाँ पर यूपी स्पेशल के कई अलग अलग चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम 11 अक्टूबर 2020 को होने जा रहा है और इस परीक्षा में यूपी स्पेशल को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन मूलतः वन लाइनर ही होते हैं क्योंकि 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन हल करने होते हैं। तो वहाँ पर आपके पास जितनी ज़्यादा फैक्ट नॉलेज होगी उतना ही अच्छा आप वहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल नॉलेज होती हैं, जहाँ पर क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देते हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर मैंने एक प्रोफार्मा क्रिएट किया है, एक पूरी PDF क्रिएट की है जिसमें यहाँ पर हर तरीके के क्वेश्चन होंगे। जनसंख्या से रिलेटेड हो गया, उनके पॉलिटिकल होगा, उनका स्ट्रक्चरल होगा, उनका प्रशासनिक स्ट्रक्चर होगा, पर्यटन से रिलेटेड होंगे, जनसंख्या होगा, वनाक्षण होगा। तो हर तरीके के जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देते हैं यूपी स्पेशल में, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं जिस पोर्शन से, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर अभी स्टडी करने वाले हैं। अगला हो सकता है 40-50 या 1 घंटा, 40-50 मिनट या 1 घंटा जो भी आपको लगने वाला है, लेकिन यहाँ से मोस्टली इस वीडियो से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है यूपी स्पेशल के आपके आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन होता है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इधर उधर से और ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, या फिर आपको जो होता है करंट का क्वेश्चन बनता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश को एक दृष्टि में देखने वाले हैं, अर्थात जो मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। समझने वाली देखिए कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे कुछ समझना नहीं है, कुछ भी समझने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज है जिसे हमें रटना पड़ेगा। हम जितनी ज़्यादा बार इसे चीज़ देखेंगे, जितनी ज़्यादा बार इसे पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें याद हो जाएगा। एक तरीके से कह लो याद कर लीजिए, जितना आप अच्छा ऐसे याद कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए 7 पेजेस में टोटल यहाँ पर सारी नॉलेज होगी। टोटल 7 पेज में मैंने सारी नॉलेज जितनी हो सकती है तो वहाँ पर इसे लेकर आया हूँ और आपको अगले 1 घंटे तक यहाँ पर हो सकता है 40 मिनट या 50 मिनट, 1 घंटे, जितना भी लगेगा आपको सभी नॉलेज हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको लगेगा हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको उसका लाभ प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर इस वीडियो में उत्तर प्रदेश एक दृष्टि के अंतर्गत हम सभी चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। और साथ साथ एक चीज़ और, आपके लिए उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स की सीरीज भी मैं जल्दी ही शुरू करने जा रहा हूँ। इसी वीक से आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की सीरीज भी मिलना शुरू हो जाएगी। वहां पर उससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको डिस्कस करना शुरू करेंगे जो भी यहां पर करंट का चर्चा का विषय रहा होगा। तो लेकिन आज हम यहां पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश को संक्षिप्त रूप से वहां पर जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है उनको स्टैटिक्स डाटा, यहां पर फैक्चुअल चीजें हम इसमें देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये विषय वस्तु। उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में यहां पर सबसे पहले कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जो मूलतः हमें याद होने चाहिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है, 32,27,263 वर्ग किलोमीटर। समटाइम पूछा जाता है कि यहाँ पर परसेंटेज वाइज यहाँ पर कितना है यूपी भारत का भौगोलिक क्षेत्र में स्थान कितना है। तो यूपी का टोटल भारत में जो क्षेत्रफल का हिस्सा है वो है 7.33। कितना है, 7.33। इसको ध्यान में रखना है, क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा। और परसेंटेज, मूलतः कई बार इसको परसेंटेज के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान यूपी का कौन सा है, चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, ध्यान रखना है। राजधानी सबको पता है लखनऊ है, नवाबों की शहरी लखनऊ यहाँ पर है। इसके अलावा सीमावर्ती प्रदेश, कई बार पूछा जाता है कि राज्य से कौन कौन से और अन्य राज्यों के साथ सीमाओं को साझा करते हैं या किन देशों के साथ सीमाएं साझा करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कौन कौन से सीमावर्ती क्षेत्र कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश से लगे हुए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। साथ ही यहाँ पर एक देश की भी सीमा लगती है, तो कौन सा है, एक सीमावर्ती देश है। कौन सा, नेपाल है, ध्यान रखना है। तो टोटल कितने जिलों की सीमाएं लगती हैं, 8 राज्यों की और 1 केंद्र शासित प्रदेश की और 1 देश की जो सीमावर्ती देश है नेपाल की। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र। कितने जिलों को टच करता है, 4 जिलों को टच करता है। कितने जिलों को, 4 जिलों को टच करता है। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों को लेकर क्वेश्चन पूछा है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। क्या है, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। कौन कौन सी हैं, एक बार और देख लेते हैं। ध्यान रखना है, याद रखना है। जितना ज़्यादा आप याद रखेंगे, जितना ज़्यादा याद कर लेंगे, जितनी ज़्यादा बार इसको पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा इसकी प्रमुख नदियाँ हैं।
देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में देश में प्रथम स्थान पर आता है? तो देखिए किन किन चीज़ों में। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन के मामले में, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में पहला स्थान है, दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है, कुल पशुधन में पहला स्थान है, गन्ना उत्पादन में पहला स्थान है, आलू उत्पादन में पहला स्थान है, रेल मार्ग, बैंक शाखाएं और पोस्ट ऑफिस, इन सभी चीज़ों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इनको ध्यान में रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देश में किन किन चीज़ों में प्रथम स्थान है वो हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद मौसम कौन कौन से हैं? तो 3 तरीके के मौसम हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक चलती है, वर्षा मध्य जून से लेकर सितंबर तक है, और शीत ऋतु यहाँ पे अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र गोरखपुर है। कौन सा? गोरखपुर। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र गोरखपुर। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र गोरखपुर और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र मथुरा है। जनसंख्या के कुछ आंकड़े भी हैं। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर सकल जनसंख्या आपकी 19 करोड़ है। कितना डाटा है वो हमें इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुल परसेंटेज के हिसाब से कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो कुल परसेंटेज कितना है? 16.50। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% यूपी में रहती है। इसके बाद अगली कड़ी में देखते हैं, अगला क्या है। यहाँ पर कुछ जैसे राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी और उर्दू है। राजकीय चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है आपका, मछली जिसमें है दोनों साइड से लगी हुई। राजकीय पुष्प कौन सा है? तो यहाँ पर आपका पलाश है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश है, और राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। राजकीय चिन्ह यहाँ पे मछली लगा हुआ उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस या क्रौंच। राज्यपाल आनंदीबेन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अतिरिक्त जनसंख्या संबंधित आंकड़े हैं। जनसंख्या घनत्व कितना है यूपी में? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 20.2%। कितना? 20.2%। शहरी जनसंख्या कितनी है? डाटा ध्यान नहीं रखना है, मूलतः 4 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन परसेंटेज के लिहाज से 22.3% है। उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या का 22.3% कौन सी है? शहरी जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या करीब 15 करोड़ से ज़्यादा है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये 77.7% आपकी जो जनसंख्या है यूपी की वो कहाँ रहती है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसके अतिरिक्त तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या 29.43%, अर्थात बीपीएल परिवार, जो बीपीएल हैं अर्थात गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, तो कितने हैं? भारत यूपी में 29.43% लोग जो होते हैं गरीबी हैं रेखा से नीचे, अर्थात बीपीएल परिवार हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर कितनी है? 22.94%। यूपी में कार्य सहभागिता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 22.94%, 32.9%। ठीक है, एक बार और 32.94% है, इसको ध्यान में रखना है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये लेकर भी क्वेश्चन कई बार पूछा। जनसंख्या से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपी स्पेशल लेकर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? कुल व्यक्ति यहाँ पर कितना है? 65% का है, अर्थात टोटल अगर हम देखें तो 65% है जीवन प्रत्याशा। पुरुष कितने हैं? 64.3% है, और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 60.56% है। महिलाओं की जो औसत आयु है जीने की वो ज़्यादा है, पुरुषों की यहाँ पर कम है। एक व्यक्ति की जो औसत आयु होती है जीने की उसी को यहाँ पर जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। यूपी की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 65। पुरुषों की कितनी है? 64.3%। महिलाओं कितनी है? 65.6%। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी का ये आपका ज़िला है, वो सॉरी यहाँ पर आपका यूपी का ये मैप है। मैप को बाकी आप देखते ही रहते हैं, देखने के संदर्भ हम इसको नाइट मोड से बाहर कर देते हैं। तो ये आपका मैप है, यहाँ पर पूरे सभी राज्यों जिलों की यहाँ पर संख्या है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मैप हम यूज़ करें तो वहाँ पर आप मैप के थ्रू भी इसे आप पढ़ सकते हैं। मैप के थ्रू पढ़ने से आपको जो ज़िले लगते हैं, कौन कौन से राज्य, तो वो सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाती हैं। तो वो आप मैप का भी यहाँ पर यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद कुछ अन्य चीज़ों को चलिए यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है धर्म के अनुसार 2011 में जो जनसंख्या है यूपी में रहने वाली, उसमें किस धर्म के लोग सर्वाधिक मात्रा में रहते हैं। तो देखिए जो टोटल जनसंख्या है उसमें 79.73% हिंदू हैं, 19.26% मुस्लिम रहते हैं, 0.32% सिख हैं, 0.10% बौद्ध हैं, 0.18% ईसाई हैं, 0.11% जैन हैं। अन्य धर्म के लोग
1% हैं और जो किसी भी धर्म को नहीं मानते 0.29% हैं। तो धर्म के अनुसार अगर हम जनसंख्या देखें यूपी में तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? पहला हिंदू है 79.73% और दूसरा मुस्लिम है 19.26%। इसके बाद 25 अगस्त 2015 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर भारत सरकार द्वारा जारी धार्मिक आंकड़ों के अनुसार ये सारी चीज़ें वहाँ पर जारी की गई हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर साक्षरता दर की यूपी से संबंधित। तो देखिए कुल साक्षरता दर यूपी में है 67.7%। किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार यूपी की कुल साक्षरता दर, इसको ध्यान रखना, कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.7%। पुरुष की कितनी है? 77.3% और स्त्रियों की कितनी है? 57.2%। तो यूपी में महिला और पुरुषों के मध्य जो साक्षरता दर है वो उसमें काफ़ी अंतर है, करीब यहाँ पर 1% का अंतर साफ साफ दिखाई देता है, जो कि एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर नगरीय स्तर और ग्रामीण स्तरों पर। तो नगरीय स्तर पर देखिए तो यहाँ पर 75% लोग शिक्षित हैं, जिसमें पुरुष 80.5% है, 80.5% पुरुष हैं और 69.2% स्त्रियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर 65.5% है पुरुष, जिसमें से 76.3% और महिलाएं जो होती हैं 53.7% यहाँ पर साक्षर हैं, शिक्षित हैं। अब बात करते हैं प्रशासनिक इकाइयों की, क्योंकि किसी भी राज्य को संचालन करने के लिए प्रशासन एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो प्रशासन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था है उसको यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए पूरी जो प्रशासनिक इकाई हैं इसको हमने आर्थिक संभाग में डिवाइड कर रखा है। आर्थिक संभाग कितने हैं? 4 हैं। इनके अंतर्गत मंडलों की संख्या कितनी है? 18 हैं। जिलों की संख्या 75 हैं। नगरों एवं नगर समूहों की संख्या 915 है। मोस्टली इनको ध्यान रखना है। आर्थिक संभाग 4, मंडल 18, जिले 75, ये हम सबको पता होते हैं। इसके बाद कई बार चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो ये बहुत ज़्यादा हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा, इनके बारे में क्या कहा गया है। जैसे यहाँ पर नगरों एवं नगर समूहों की संख्या कितनी है? 915। ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 59,073। न्याय पंचायतें कितनी हैं? 8,135। तहसीलें 350, विकास खंड 825, नगर पंचायत 439, राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 439 हैं, नगर पालिका परिषद 196 हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, नगर निगम यूपी में 17 हैं। कुल ग्राम कितने हैं? करीब यहाँ पर देखे जाए तो 1,06,774 ग्राम हैं और आबाद ग्राम कितने हैं? तो 97,814 आबाद ग्राम की संख्या यहाँ पर देखी गई है। तो ये तो प्रशासनिक इकाइयाँ हो गई जो हमने आर्थिक संभाग से शुरू होकर ग्राम पंचायतें, न्याय पंचायतें, जिला पंचायतें, विकासखंड, नगर पालिका और सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर देख लिया। इनको क्या करना है? एक बार और पढ़ना है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसको ध्यान से पढ़ लेना है। अगली बात आती है, सारी चीज़ें देखिए फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसलिए आपको ऐसा भी लगेगा कि यहाँ पर पढ़ना ही है तो अपने स्तर पर पढ़ सकते हैं, इसलिए अपने स्तर पर पढ़ सकते हैं। एक बार मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, बाकी आप चाहें तो वीडियो जो होते हैं कई बार आप ऑडियो अपना सुन सकते हैं, वीडियो को लगा लीजिए, अपना काम करते रहिए, उसे सुनते रहिए, देखते रहिए, तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी के आपका काम हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है यहाँ पर सहकारिता को लेकर। यहाँ पर देखिए दिया गया है प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां हैं, जिला केंद्रीय सहकारी समितियां और उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक हैं। तो सहकारिता क्षेत्र में 3 अलग अलग स्तरों पर ये काम करती हैं, जहां पर प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां हैं जो ग्रामीण स्तरों पर, वहां पर सबसे निचले स्तरों पर ऋण की व्यवस्था करती हैं। उसके ऊपर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं और उसके ऊपर यहाँ पर उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक होते हैं। इसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की बात की गई है, तो एलोपैथी चिकित्सालय में औषधालय की संख्या जो होती है 5,118 है। कितनी है? 5,118। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय कितने हैं? 2,370। होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय कितने हैं? 1,575। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सम टाइम क्योंकि होम्योपैथी एलोपैथी चीज़ें भी कई बार पूछी जाती हैं, इसलिए यहाँ जनरल वे में इसको भी हमने रख लिया है। विद्युत से रिलेटेड चीज़ें भी देख लेते हैं, खपत कितनी है, ऊर्जा कैसे यहाँ पर संचालित होती है। तो 2018-19 का ये डाटा है विद्युत से रिलेटेड। अधिस्थापित क्षमता यूपी में है 5,999 मेगावाट की। उत्पादन कितना है? 3,063 करोड़ किलोवाट घंटा है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 392 किलोवाट घंटा है। पूर्णतः विद्युतीकृत ग्राम कितने हैं? 97,814 ग्राम पूर्णतः विद्युत तथा बिजली वहाँ पर पहुँच चुकी है। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन कितना है? 150 किलोवाट घंटा की है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब हुई? 1959। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब हुई? 1959।
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 में कब हुई? 1998 में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का यहाँ पर गठन हुआ था। इसके बाद राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र कितने हैं? तो 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में 1942 में बनाया गया सबसे पहला आपका ताप विद्युत गृह है। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जो होता है नरौरा बुलंदशहर में, जो 1989 में बनाया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ पर परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र के रूप में पूछा जा चुका है। तो ये कई क्वेश्चन है जो रिपीटेड है और कई बार ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं परिवहन एवं संचार के बारे में। कुल सड़क मार्ग की लंबाई 765,000 किलोमीटर है। कितनी है? 765,000 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा 2018-19 का है। डाकघर कितने हैं? 17,672 2018-19 के अनुसार। डाकघर 17,672 हैं। दूरदर्शन केंद्र यूपी में 3 हैं। आकाशवाणी केंद्र यूपी में 13 हैं। आकाशवाणी केंद्र यूपी में 13 हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों कुल लंबाई कितनी है? 11,737 किलोमीटर। कितनी है? 11,737 किलोमीटर 31 मार्च 2019 के आंकड़ों के अनुसार। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है? द्वितीय है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से यूपी का देश में द्वितीय स्थान है। इसके अतिरिक्त प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? 19 है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 2 था, तो इसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहते थे। इसे वर्तमान में क्योंकि नामों का नवीनीकरण किया गया है, तो नवीनीकरण करने के पश्चात इसको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 नाम दिया गया है। तो प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई जो होती है ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक है, जो कि लंबाई कितनी है? यहाँ पर 165.537 किलोमीटर। कितना है? 165। मोटे मोटे आंकड़े के तौर पर 165 किलोमीटर ध्यान में रखिएगा। यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है और 165 किलोमीटर है। ये तो यहाँ पर हमने देख लिया। 2 पेज के आपके फैक्चुअल डाटा खत्म हो गए। अभी ऐसे 5 पेजेस और होंगे। आपको यहाँ पर अगर आपने इसको स्टडी कर लिया है तो आपके मोस्टली यहाँ पर डाटा आपका सफिशिएंट हो जाएगा। आप इसे अच्छे से पढ़ चुके होंगे और आपको ये बार बार सिर्फ रिवीजन ही करना है। जितने ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे मोस्टली आपको उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप यूपी के एग्जाम में वहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 2001 में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई इलाहाबाद से कानपुर के बीच। इसको ध्यान रखना है। प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद से कानपुर के मध्य चलाई गई। कब चलाई गई? 1859 में। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य हुई। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य। तो ये हो गया आपका परिवहन से रिलेटेड सारा डाटा। अब बात करते हैं शिक्षा संबंधित डाटा के बारे में। डीम्ड विश्वविद्यालय, देखिए डीम्ड विश्वविद्यालय का जो तमगा था उसे खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब ऐसे विश्वविद्यालय जिन्हें डीम्ड विश्वविद्यालय कहा जाता था वो विश्वविद्यालय का तमगा नहीं लगा सकते हैं, वो हायर एजुकेशन का सिस्टम आप लगाएंगे। तो डीम्ड एजुकेशन जैसी चीज़ें खत्म हो गई, वो हायर एजुकेशन हो गई हैं। तो हायर एजुकेशन ऐसी चीज़ों को 8 है इनकी संख्या। राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं? 27 हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 हैं। कुल विश्वविद्यालय निजी के अतिरिक्त कितने हैं? 41 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल संख्या जो है कितनी है? 41 है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। इनसे आप परिचित होंगे, नहीं परिचित हैं एक बार परिचित करा देते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। ये 6 हैं जो कि यूपी में हैं। निजी विश्वविद्यालयों की जो संख्या है वो 29 हो गई है। पॉलीटेक्निक जो राजकीय स्तर पर है वो उनकी संख्या 160 है। 2018-19 के डाटा के अनुसार पॉलीटेक्निक जो राजकीय हैं वो कितने हैं? उनकी संख्या 160 है। निजी विश्वविद्यालय कितने हैं? 29 हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजकीय 305 हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 12 हैं। मेडिकल कॉलेज 18 हैं। तो ये सारे कॉलेज और उनकी संख्या विश्वविद्यालय शिक्षा से रिलेटेड हमने डाटा को यहाँ पर देख लिया। अब बात करते हैं भाषानुसार जनसंख्या की, अर्थात भाषा जो हम बोलते हैं हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, अन्य भाषाएं जो होती हैं, यूपी में कौन कौन सी भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं और वो किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो देखिए हिंदी भाषी सर्वाधिक हैं। 94.08% लोग हिंदी बोलते हैं। 5.42% लोग उर्दू बोलते हैं।
0.25% पंजाबी बोलते हैं और 0.12% बंगाली बोलते हैं। तो 4 अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, जिसमें सर्वाधिक जो होती है हिंदी बोली जाती है 94.08%। अब बात करते हैं जनप्रतिनिधियों की, उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य, जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो लोकसभा से कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पर 80 जनप्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से चुनकर लोकसभा में जाते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य कितने हैं, 31 हैं। कितने हैं, 31 हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य 403 हैं और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य 100 हैं। तो ये मोस्टली आपको ध्यान में रहता है, आपको पता भी होगा, नहीं होगा तो वो भी हमने इस डाटा को रख लिया। देखिए तो यहाँ पर हमने हर तरीके के डाटा को एक ही जगह पर रख लिया है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब कृषि के बारे में यहाँ पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित, कृषि से संबंधित कुछ टॉपिक्स को लेकर जहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कृषि जलवायु प्रदेश यूपी में कितने हैं, 9। कितने हैं, 9। किसान बही योजना कब शुरू हुई, 1992 में। कब शुरू हुई, 1992। चकबंदी योजना कब शुरू हुई, 1954। चकबंदी योजना कब शुरू हुई, 1954। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर। सबसे पुरानी नहर कौन सी है, पूर्वी यमुना नहर, 1830 में। सबसे बड़ी नहर कौन सी है, शारदा नहर। सबसे बड़ी नहर यूपी की शारदा नहर है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को प्रारंभ की गई। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में प्रारंभ की गई। ई डिस्ट्रिक्ट अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डिस्ट्रिक्ट का वहाँ प्रशासनिक क्रियाविधिक संचालन। किसान रथ योजना 2010-11 में प्रारंभ की गई। किसान रथ योजना 2010-11 में। इसके बाद ऊर्जा शहर योजना 2008। ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, इसलिए इनको याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें पूछी भी नहीं जाती हैं। तो इनके बारे में वैसे डाटा लिख दिया गया है क्योंकि कुछ भी पूछा जाता है लेकिन मोस्टली करंट ज़्यादा होता है। तो 18, 19, 17, 16 की इस तरह के क्वेश्चन है, ये ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता यूपी में से 371 ग्राम है। कितनी है, 371 ग्राम प्रतिदिन। भारत में ये ओवरऑल इंडिया के लेवल पे ये 394 है, यूपी में 371, अर्थात यूपी में प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है वो कम है इंडिया के लेवल के हिसाब से। राज्य दुग्ध परिषद 1976 में स्थापित किया गया। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन के लिए दिया जाता है। कृषि निर्यात जोन कौन कौन से हैं, आगरा आलू के लिए, लखनऊ आम के लिए, सहारनपुर भी आम के लिए। तो कृषि निर्यात जोन 3 हैं, आगरा, लखनऊ, सहारनपुर। आगरा आलू के लिए है और लखनऊ और सहारनपुर आम के लिए है। ये हो गया कृषि से रिलेटेड। कृषि के साथ साथ उसकी सिंचाई की भी पद्धति आती है। सिंचाई के लिए क्या क्या साधन है, तो देखिए सिंचाई में शुद्ध सिंचित क्षेत्र यूपी का कितना है, 142.3 लाख हेक्टेयर। कितना है, 142.3 लाख हेक्टेयर शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है। सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है, 209 लाख हेक्टेयर। कितना है, 209 लाख हेक्टेयर। कुल सृजित योग्य सिंचन क्षमता तो 367 लाख हेक्टेयर है। कितना है, 367 लाख हेक्टेयर है। सिंचन क्षमता का कुल उपभोग 247 लाख हेक्टेयर है। तो ये सिंचाई से रिलेटेड डाटा हो गया। अब सिंचाई किससे करते हैं, जो सिंचाई हम कर रहे हैं अपने खेतों की विभिन्न फसलों की, वहाँ पर किसके द्वारा करते हैं, तो विभिन्न साधनों के द्वारा शुद्ध सिविल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत विवरण यहाँ पर दिया गया है। जैसे सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, झील, अन्य। सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है नलकूप के माध्यम से 74.9%, 2019 का आंकड़ा ये कहता है। नहर 15.2%, कुआं 8.8%, तालाब और झील से 0.5% और अन्य से 0.6%। तो कई बार ये मिलान करने को आता है, क्रमबद्ध करने को आता है, तो इनको भी ध्यान रखना है। यूपी के संदर्भ में सबसे ज़्यादा नलकूप है, फिर नहर है, फिर कुआं है, फिर तालाब है। परसेंटेज के लिहाज से पूछें तो 74.9% है नलकूप का, नहर का 15.2 है, कुआं का 8.8 है, तालाब झील का 0.5 है, अन्य का 0.6 है। ये हो गया आपके सिंचाई से रिलेटेड डाटा आपका हो गया। अब बात करते हैं वन्य एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो यहाँ पर देखिए वन्य एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के 2019 के अनुसार कुल अभिलिखित वन यूपी का कितना है, 16,582 वर्ग किलोमीटर। यूपी का वैसे मैंने एक पूरा वीडियो ही आपके लिए बनाया था उत्तर प्रदेश वन संबंधित रिपोर्ट्स को लेकर, जहाँ पर इन डिटेल में हमने चर्चा की है। तो यहाँ पर फिर भी हमने उस डाटा को भी रख दिया, अर्थात सभी चीज़ों का डाटा एक ही जगह पर रख के वहाँ पर इसको अध्ययन कर लेना है। तो 2019 के कुल अभिलिखित वन यूपी में कितना है, 16,582 वर्ग किलोमीटर। कुल अभिलिखित वन का प्रतिशत कितना है, 6.88%। कितना है, 6.88%। इसके बाद उत्तर प्रदेश की कुल वृक्षावरण एवं वनावरण प्रतिशत 9.20% है। कितना है, 9.20% है। उत्तर प्रदेश की कुल वृक्षावरण एवं वनावरण प्रतिशत कितना है, 9.20%। भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है,
तो यहाँ पर देखिए अगेन से संख्या यहाँ पर आपको दे दी गई है, तो 14,805.65 वर्ग किलोमीटर है। वनावरण के अंतर्गत जो क्षेत्रफल आता है वो कितना है, 14,805 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत के लिहाज से बात करें तो ये कितना है, 6.15%। कितना है, 6.15%। अति सघन वन की बात करते हैं। वन को भी 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है, अति सघन वन, मध्यम वन, खुले वन। तो अति सघन वन कितना है, सिर्फ 1.0% है, 1.09% है, 2,616.43 वर्ग किलोमीटर। मध्यम सघन वन 4,080.04 वर्ग किलोमीटर अर्थात 1.69% है। खुले वन 8,109.18 वर्ग किलोमीटर अर्थात 3.37% है। तो ये वन के बारे में हो गए। वन्य संरक्षण केंद्रों की भी चर्चा कर लेते हैं साथ ही में। कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र यूपी के कितने हैं, 26। कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र हैं आपके 26। वन्य जीव विहार कितने हैं, 16। पक्षी विहार कितने हैं, 10। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 1। वन्यजीव एक बार और देख लीजिए, कुल वन्यजीव संरक्षण केंद्र 26 हैं, वन्यजीव विहार 16 हैं, पक्षी विहार 10 हैं, राष्ट्रीय उद्यान 1 है। इसके साथ साथ सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत सर्वाधिक सोनभद्र में और सबसे कम वहाँ पर भदोही में है। ठीक है, सर्वाधिक और सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक सोनभद्र और सबसे कम भदोही है। सबसे पुराना वन्यजीव विहार 1957 का चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है। सबसे पुराना वन्यजीव विहार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ ध्यान रखिए कौन सा है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 1957 में स्थापित किया गया चंदौली में। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, हस्तिनापुर 2073 वर्ग किलोमीटर। कौन सा है, हस्तिनापुर 2073 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा वन्यजीव विहार पटना वन्यजीव विहार एटा में है। कहाँ पर है, एटा में है, पटना वन्यजीव विहार। सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है, तो शेखा पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़ में है। पहला ग्राम वन कौन सा है, बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र में है। पहला ग्राम वन बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र में है। ये हो गया आपका वन्यजीव संरक्षण और वनों से संबंधित यहाँ पे डाटा हमने देख लिया। अब बात करते हैं खनिज को लेकर। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 23 मार्च 1974 को स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया, 23 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम। प्रथम खनिज नीति कब आई, प्रथम खनिज नीति 1908 में आई थी, 1998 में दिसंबर में लाई गई थी। और खनिज विकास को उद्योग का दर्जा भी दिया गया था प्रथम खनिज के अंतर्गत। डायस्पोर भंडारण में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान द्वितीय है। डायस्पोर भंडारण में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान द्वितीय है। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, ललितपुर में। हीरा कहाँ पाया जाता है, बांदा में। तो ये हो गया। उद्योगों के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग यूपी का है। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला भी उद्योग कौन सा है, हथकरघा उद्योग है। सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा है, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला आफ्टर कृषि एग्रीकल्चर हथकरघा है। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र 13 हैं। 31 सितंबर 2019 के डाटा के अनुसार 13 संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया 1903 में। प्रतापपुर देवरिया 1903 में। चीनी उत्पादन में देश में स्थान प्रथम है। उत्तर प्रदेश भारत का मैनचेस्टर कानपुर। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर। चीनी उत्पादन देश का स्थान प्रथम है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता है। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर में है। इसके साथ साथ कुछ अन्य डाटा भी देख लेते हैं इस साइड आकर। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में निर्माणाधीन है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट लखनऊ में। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में। बेसिकली ये सब पूछा ना जाए, लेकिन हमने पढ़ने के संदर्भ से, क्योंकि कई बार कुछ भी चीज़ें पूछ जाती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सब कुछ रखा है। तो आपके संदर्भ में जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेंगे आप उसको ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हैं एक नज़र से सब कुछ देख लेना, कहीं से भी बुरी बात नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत बड़ा है। इसके अलावा इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि। देखिए यहाँ पर अब बाकी सब 4 की 4 चीज़ें नैनी में है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि, GEC, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड और त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नैनी में है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर कानपुर में है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को आंवला में है। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कृत्रिम रबर कारखाना मोदीनगर बरेली में, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इधर के जो नीचे हैं आफ्टर यहाँ पर इसके बाद वाले चीज़ों को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड गाजियाबाद में। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड झांसी वाराणसी व जगदीशपुर में यहाँ पर ये स्थापित है।
औद्योगिक संस्थानों की यदि आप बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का कानपुर में स्थापित हुई थी 1952 में। कब? 1952 में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में ही स्थापित हुआ था 1954 में। प्रादेशिक औषधि औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम पिकअप लखनऊ में 1972 में स्थापित किया गया। इसी तरीके से राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? कानपुर में हुई। कब हुई थी? 1961 में। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में ही 1953 में। ज़्यादातर चीज़ें कानपुर में स्थापित हैं। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में स्थापित कब हुआ? 1966 में। राज्य चर्म विकास विपणन लिमिटेड आगरा में 1974 में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड लखनऊ 1974 में। बहुत सारे डाटा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उबाऊ भी हो सकता है, रटना भी पड़ सकता है, लेकिन एग्जाम है, क्वालिफाई करना है तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा तो उसको बार बार देखना पड़ेगा जब तक चीज़ें आपको याद नहीं हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर बीच बीच में मैं आपको बता रहा हूँ, इनको ध्यान से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है जब तक चीज़ें याद ना हो जाए। बिना और ये याद ही करनी पड़ेंगी। अगर आप सोचते हैं कोई यहाँ पर कोई ऐसे ही चीज़ें आएंगी, कोई झाड़ फूंक देगा आपको याद हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना अच्छे चांसेस हैं कि आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक विकास प्राधिकरण की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो कई सारे औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं, इनके बारे में जानना हो, समझना है, याद भी करना नहीं है। कई सारे औद्योगिक, जैसे कि यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर का बन गया नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर का गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जौनपुर का सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतम बुद्ध नगर का बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, और लखनऊ का लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो यहाँ पर सब विकास प्राधिकरण बेसिकली बनते रहते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब बात करते हैं, इसी तरह भदोही का भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। पर्यटन की बात करते हैं। पर्यटन का ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है। पर्यटन के दृष्टिकोण से चीज़ों को देख लेते हैं। पर्यटन विभाग 1958 में स्थापित किया गया। पर्यटन निदेशालय 1972 में स्थापित किया गया, और उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974 में स्थापित किया गया। पर्यटन को उद्योग का जो दर्जा दिया गया उत्तर प्रदेश में, वो 1998 में दिया गया, पर्यटन को बढ़ावा देने के संदर्भ से। साथ ही यहाँ पर नई पर्यटन नीति लाई गई 2018 में, जिसके माध्यम से किस तरीके से लोगों को आकर्षित किया जाए, किस तरीके से लोगों को पर्यटन के उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन क्षेत्र हैं उनको किस तरह से विकसित करके लोगों को यहाँ पर आकर्षित करने के लिए नई पर्यटन नीति 2018 लेकर आई गई। हेरिटेज आर्क 3 यहाँ पर बेसिकली हेरिटेज आर्क बनाए गए हैं 3, आगरा, लखनऊ और वाराणसी में। इसके अतिरिक्त पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1974 से स्थापित की कि लोगों को अपने घर में रहने के लिए, वहाँ पे व्यवस्था के लिए, जो भी पर्यटन के लिए आते हैं उनको रहने के लिए आवास दिया जाए, एज ए पेइंग गेस्ट उनको रखा जाए। मैत्रेय परियोजना प्रारंभ की गई बौद्ध स्थलों के विकास के लिए। तो मैत्रेय परियोजना किससे संबंधित है? बौद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक, तो इसको ध्यान रखिएगा, यूनेस्को में कौन कौन से यूपी के स्मारक शामिल हैं। ताजमहल को 1983 में स्थापित किया गया, आगरा किले को 1983 में, फतेहपुर सीकरी को 1986 में, और कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो 4 उत्तर प्रदेश के स्थल हैं जो कि यूनेस्को की सूची में हैं। कौन कौन से? ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और कुंभ मेला। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान चिन्हट लखनऊ में है। इसके अतिरिक्त अब कुछ सांस्कृतिक तत्वों की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन कौन से सांस्कृतिक तत्व हैं यहाँ पर? पहला है, देखिए यहाँ पर राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में 1962 में स्थापित किया गया। ये सब कई समय से हम लोग पढ़ते आए हैं, तो ये हमें याद भी होगा। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में 1969 में। भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ 1975 में। राष्ट्रीय कथन संस्थान, यहाँ पे कथक होगा, इसको सुधार लेना है, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में। जनजाति एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान लखनऊ में। तो सारी चीज़ें जो हैं सब लखनऊ में ही सांस्कृतिक तत्वों के दृष्टिकोण से देखें। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में। तो ये आपको कुछ भी पूछता है जो सांस्कृतिक है, संस्थान है, सिखाने वाली चीज़ें हैं, ललित कला, संगीत, नाट्य, राष्ट्रीय कथक, जनजाति लोक, तो सब के सब लखनऊ में। आँख मूंद के लखनऊ मार के आना है। इसके अतिरिक्त भारतीय कला भवन, ये आपका वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक यहाँ का है। भारत खंडे संगीत संस्थान 1966 में स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें दी हैं। पूर्ण नाम मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक था। भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में हुई थी। वर्ष 1966 में इसका नाम भारत खंडे संगीत संस्थान किया गया, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में 1957 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज में है, जहाँ पर सभी राजकीय चीज़ों को वहाँ पर रखा जाता है, जो भी चीज़ें वहाँ पर डाटा हैं। सर्वाधिक मेले मथुरा में आयोजित होते हैं, 86 मेले यहाँ पर लगते हैं।
कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृत का एकमात्र संग्रहालय भी मथुरा में ही है। कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृत का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। इसके अतिरिक्त सुलहकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वो भी आपको आगरा मनाया जाता है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, इसके बारे में आपने कला संस्कृत में भी पढ़ते हैं, तो वहाँ से इसको ध्यान रखना है। चरकुला नृत्य जो होता है ब्रज क्षेत्र के लिए फेमस है। तबला एवं सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो जी ने किया था। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में 1986 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में 1990 में स्थापित किए गए। तो देखा जाए तो यहाँ पर सांस्कृतिक तत्वों के लिहाज से उत्तर प्रदेश काफ़ी यहाँ पर एक बेहतर राज्य के रूप में है। काफ़ी सारी यहाँ पर पुराने समय से लेकर वर्तमान समय तक कई सारी सांस्कृतिक तत्वों का यहाँ पर विकास हुआ है, तो इनको ध्यान में रखना है। सांस्कृतिक तत्वों के क्षेत्र से भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर टॉपिक्स को देखते हैं। शिक्षा संबंधित कुछ संस्थानों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कई बार परिषदों को लेकर क्वेश्चन आते हैं, मिलान करने को क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में हुई। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? 1989 में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ स्थापित है? कानपुर में। कब स्थापित हुआ था? 1997 में। इसी तरीके से हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान कहाँ पर हैं? ये भी कानपुर में है। तो देखें तो जो भी डॉक्टर हॉस्पिटल्स हैं वो आपके यहाँ पर जो बड़े हॉस्पिटल हैं टेक्नोलॉजीज हैंडीकैप्स को लेकर, हृदय रोग को लेकर, तो ये दोनों ही कानपुर में हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान कहाँ पर है? सैफई इटावा में 2005 में से स्थापित किया गया था, आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958 में स्थापित किया गया, भाषा विभाग। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में स्थापित किया गया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, इसको भी 1976 में ही स्थापित किया गया। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया था? 1989 में उर्दू को द्वितीय राज्य की भाषा घोषित किया गया, जो राजभाषा की संज्ञा हम देते हैं। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार 1845 में, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र बनारस में अखबार नाम का बनारस अखबार है 1845 में। प्रदेश का पहला उर्दू पत्र सरदल अखबार है 1846 में। तो यहाँ पर पहले आपका हिंदी पत्र आया बनारस अखबार, फिर उसके बाद उर्दू पत्र आया सरदल अखबार 1845-1846। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थानों की चर्चा यहाँ पे की गई है। जैसे भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। देखिए पहले 3 लखनऊ में है, कौन कौन से हैं? भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये तीनों आपके कहाँ हैं? लखनऊ में है। इसके बाद एक है आपका राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, कानपुर में है। इसके बाद फिर से लखनऊ में आ जाता है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, काफ़ी फेमस है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ये कहाँ पर है? आपका लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? इज्जतनगर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? वाराणसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के बारे में पिछले साल को लेकर। तो कई सारे क्वेश्चन हैं और सिर्फ ऐसे ही पूछे गए हैं, डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछ लिए जाते हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, बार बार आपको रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जितनी बार आप पढ़ोगे उतना ही अच्छा यहाँ पर आपके लिए रहेगा। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, 1-2 पेज आपको और पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पर आपका मटेरियल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट के 1-2 पेज और हैं, चलिए देखते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर में है। दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ पर हैं? लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ से रिलेटेड है, फिश से रिलेटेड रिसर्च अनुसंधान होता वहाँ पर होता है।
भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान, पशुओं के लिए चारा इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए जो अनुसंधान कार्य होता है कहाँ होता है, झांसी में होता है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, तो ग्रेन अर्थात खाद्यान्न से रिलेटेड जो भी स्टोरेज है उसका भंडारण करने को लेकर तो यहाँ पर हापुड़ में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ से रिलेटेड है, सांस्कृतिक चीज़ों को किस तरीके से वहाँ पे स्टोर करना है, किस तरीके से उनको संरक्षित करना है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। कोशिकी एवं निवारण अब्दुर्द शास्त्र संस्थान आपका नोएडा में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये भी आपकी नोएडा में है। तो संस्थानों के बारे में आपने देख लिया, काफ़ी सारे संस्थान हैं, उबाऊ है, बोरिंग है, लेकिन क्या करें, पढ़ना है। बिना पढ़े एग्जाम वैसे भी हमारा क्वालिफाई नहीं होने वाला, तो जब पढ़ना ही है तो बोर नहीं होना है। अगर एक बार में हो सकता है आपको 2-4 पेज पढ़ के आप ज़्यादा फैक्ट आपको लग रहा है, बोर हो रहे हैं, तो वहाँ पर 1 पेज 2 पेज बाद ब्रेक ले लो, फिर पढ़ो, 5-5 मिनट का ब्रेक लेकर पढ़ो, लेकिन पढ़ो। इसको जितनी ज़्यादा बार आप रिपीट कर लोगे एग्जाम होने से पहले वो उतना ही अच्छा होगा। मोस्टली टाइम इसको रिपीट करके रखिए। चलिए लास्ट में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। पार्क एवं सिटी के बारे में देख लेते हैं। डिफेंस पार्क कानपुर, झांसी और लखनऊ में है। कहाँ कहाँ है, कानपुर, झांसी, लखनऊ में है। एरोस्पेस पार्क लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, 5 पार्क हैं। एरोस्पेस के 5 हैं, डिफेंस पार्क 3 हैं। रक्षा औद्योगिक गलियारा कहाँ से विकसित किया जाएगा, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ के मध्य यहाँ पर रक्षा औद्योगिक गलियारा यूपी में विकसित किया जा रहा है। कहाँ से, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, इनको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्षेत्रीय साइंस सिटी कहाँ पर है, लखनऊ में। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में विकसित किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क विकसित किया जा रहा है। ट्रोनिका सिटी किसे कहा जाएगा, गाजियाबाद को। निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव को। निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव को। प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर औरैया कहा जाता है। लेदर पार्क आगरा को। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके इन राज्यों इन पर्टिकुलर सिटीज़ को इस तरीके से विकसित किया जाएगी। पर्टिकुलर इन चीज़ों के लिए फेमस होने वाले हैं, या ऑलरेडी फेमस हैं, या फिर जो भी हैं तो वहाँ पर उसको और भी विकसित किया जाएगा। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा, आगरा। टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कानपुर, ये तो सब फेमस है, आप जानते ही हैं। साइंस पार्क संडीला, हरदोई। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर, उन्नाव। अपैरल टेक्सटाइल पार्क ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद। मेगा फूड पार्क बहेड़ी, बरेली। साइबर सिटी कानपुर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा। लायन सफारी पार्क इटावा, ये सब जानते हैं। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कानपुर। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा, ये सब जानते हो आप। थीम पार्क पर्यटन संबंधी आगरा को विकसित किया जाए। मेडी सिटी चकंजगरिया लखनऊ। वेब सिटी गाजियाबाद। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा। एग्रो पार्क बाराबंकी वाराणसी। बुद्ध थीम पार्क सारनाथ वाराणसी। सोलर सिटी कार्यक्रम आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद। परफ्यूम पार्क कन्नौज, इसको भी आप जानते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर जो सिटी जिस नाम से यहाँ पर फेमस हैं उनके बारे में भी आपने यहाँ पर देख लिया। लास्ट में यहाँ पर जनसंख्या से रिलेटेड कुछ डाटा भी यहाँ पर दिए गए हैं, इंडिया के लेवल पे इसकी तुलना कर दी गई है, तो उसको भी चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं और फिर यहाँ पर इसे हम फिनिश भी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश भारत के तुलनात्मक संकेतक के आधार पर उत्तर प्रदेश एक तरफ दिया गया है, भारत दिया गया है। किन आधार पर तुलना की गई वो यहाँ पर दिया गया है। तो 2001 से 2011 के मध्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश और भारत के स्तर पर किन किन चीज़ों में कितनी वृद्धि हुई है उसको दिखाया गया है। तो देखिए घनत्व कितना है, सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि कितनी है उत्तर प्रदेश की, 1 दशक में 20.23% हुई है, भारत की रही है 17.7%। ठीक है, घनत्व कितना है, यूपी में 829 है, इंडिया के लेवल पर ये 382 है। नगरीकरण लिंगानुपात 22.3%, संख्या में 912 है। नगरीकरण यहाँ पर 22.3% है यूपी में, इंडिया में 31.2% है। लिंगानुपात यूपी का 912 है, इंडिया का 943 है। साक्षरता दर कुल देखें तो यूपी का 67.7 है, इंडिया का 70.3 है। पुरुषों की साक्षरता दर यूपी में 77.3 है, भारत के स्तर पर 80.9 है। और स्त्रियों की साक्षरता दर यूपी में 57.2 है और भारत के स्तर पर यह 64.6 है। एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर यहाँ पर देखिए, ग्रामीण स्तर पर जो साक्षरता की स्थिति है
यूपी में 65.5 है, इंडिया में 67.8 है। पुरुष के 67.6 है, सॉरी 76.3 है, इंडिया लेवल पर 77.2 है। स्त्रियों की 53.7 है, इंडिया के लेवल पर ये 57.9 है ग्रामीण स्तर पर साक्षरता की स्थिति। इसी तरह से नगरीय स्तर पर भी साक्षरता की स्थिति देख लीजिए। यूपी में है 75.1%, इंडिया पे है 84.1%। पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 80.5% या 88.8%। स्त्रियों की साक्षरता दर 69.2% या 79.1% है। इसी तरीके से कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? यहाँ पर 20.7% है, इंडिया के लेवल पे ये 16.6% है। इसी तरीके से जन्म दर वर्ष 2017 मई 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश और भारत का दिखाया गया है। तो जन्म दर की स्थिति देखिए, यहाँ पर 25.9 प्रति हज़ार जन्म लेते हैं, यहाँ पर इंडिया के लेवल पे ये 20.2% है। ग्रामीण में 27 प्रति हज़ार जन्म लेते हैं, यहाँ पर 21.8 प्रति हज़ार जन्म लेता है। नगरीय स्तर पर ये 22.6 प्रति हज़ार है, तो यहाँ पर 16.8 प्रति हज़ार है। मृत्यु दर की भी स्थिति देख लीजिए। मृत्यु दर की अगर हम स्थिति देखें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और भारत की स्थिति में कुल क्या कितनी है? यूपी में 6.7 प्रति हज़ार है, इंडिया के लेवल पर 6.3 प्रति हज़ार। ग्रामीण लेवल पर देखें इसे तो 7.2 प्रति हज़ार है, भारत के लेवल पर 6.9 प्रति हज़ार है। नगरीय स्तर पर बात करें तो ये 5.4% यूपी में है, तो इंडिया के लेवल पर 5.3%, ये काफ़ी करीब है। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 41 प्रति हज़ार यूपी में होती है, तो इंडिया के लेवल पर 33 प्रति हज़ार होती है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर 44 प्रति हज़ार मृत्यु होती है, तो यहाँ पर 37 प्रति हज़ार होती है। और नगरीय क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर 33 प्रति हज़ार होती है, यहाँ पर 23 प्रति हज़ार शिशु मृत्यु दर है। तो ये तो डाटा हो गया जनसंख्या से रिलेटेड, इंडिया और यूपी का यहाँ पर हमने तुलना करके भी लास्ट में देख लिया। अब अनुसूचित जनजाति के बारे में भी लास्ट में देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की टोटल संख्या हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अनुसूचित जनजाति की टोटल संख्या हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, परसेंटेज के लिहाज से पूछा जा सकता है, तो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 0.6%, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ और पॉइंट लास्ट के हैं, ये लास्ट पेज है आपका। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला सोनभद्र है। सर्वाधिक कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है, सबसे कम बागपत में है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया 2003 में। प्रमुख हस्तशिल्प कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख हस्तशिल्प कौन कौन से हैं? चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने, फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, शिल्क, पीतल काम इत्यादि। प्रमुख लोकगीत यूपी का कौन कौन सा है? बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, आल्हा, पूरन भगत, भर्तृहरि, ये सारी चीज़ें। प्रमुख लोकगीत कौन कौन से एक बार और देख लेते हैं। बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, आल्हा, पूरन भगत और भर्तृहरि, ये आपके प्रमुख यूपी के लोकगीत हैं। इसी तरीके से प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं। कटघोड़ा, चरकुला, कर्मा, पांडव, पैडंडा, धोबिया, राई थारू, सैरा, कौन कौन से हैं एक बार और देख लेते हैं। प्रमुख लोक नृत्य कटघोड़ा, चरकुला, कर्मा, पांडव, पैडंडा, धोबिया, राई थारू, सैरा। इस तरीके से आपको यहाँ पर यूपी से रिलेटेड जिस तरीके के क्वेश्चन पूछा था, इनमें से ही वो पूछे आते हैं, इससे अतिरिक्त कहीं क्वेश्चन वो पूछते नहीं हैं। और आपको यहाँ पर मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। लास्ट का यहाँ पर आप इंडिया का मैप अपने देखा होगा कि मैंने बढ़ा दिया जल्दी से, ये क्या था, तो इसको भी चलिए मैं बता देता हूँ। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पशुपालन और फलोत्पादन में है। तो किन किन चीज़ों में भारत में यूपी प्रथम स्थान पे है? तो देखिए, कुल पशुधन में पहला स्थान है, कुल उत्पादन में पहला स्थान है, दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है, आम उत्पादन में पहला स्थान है, आंवला उत्पादन में पहला स्थान है यूपी का। ये यूपी है, यूपी में दिखाया गया है कि यूपी किन किन चीज़ों में भारत में प्रथम स्थान पे है। तो कुल पशुधन, दुग्ध उत्पादन, आम उत्पादन और आंवला उत्पादन में यूपी का पहला स्थान है। इसी तरीके से भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान और भी इन चीज़ों में है, जैसे कि कुल सिंचित क्षेत्रफल यूपी का सबसे ज़्यादा है। ऑल इंडिया लेवल पर सबसे ज़्यादा जो सिंचित क्षेत्रफल यूपी में है। कुल नलकूप सिंचित क्षेत्रफल भी यूपी का सबसे ज़्यादा यूपी में ही है। कुल नलकूप से सिंचित क्षेत्रफल भारत में यूपी में ही सबसे ज़्यादा है। कुल नहर के द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है ऑल इंडिया लेवल पर, वो सबसे ज़्यादा सिंचित नहर से जो क्षेत्रफल है वो भी यूपी में है। इसी तरीके से भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कृषि के क्षेत्र में, कृषि में किन किन चीज़ों को लेकर यूपी भारत में पहले स्थान पर आता है? तो खाद्यान्न उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है, गेहूँ उत्पादन में पहले स्थान पर है, गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है, आलू उत्पादन में पहले स्थान पर है और
मसूर के उत्पादन पर भी पहले स्थान पर है। लास्ट में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान विविध क्षेत्रों में जनसंख्या में पहले स्थान पर है। बैंक शाखाओं के माध्यम सबसे ज़्यादा बैंक शाखाएं यूपी में हैं, सबसे ज़्यादा डाकघर यूपी में हैं और सबसे ज़्यादा समाचार पत्र भी यूपी में आपको छापे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मैंने इस 50 मिनट में लगभग मैंने आपको यूपी से रिलेटेड सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर दे दी है। और इस 50 मिनट का उपयोग जहाँ पर आप हो सकता है कि 4-5 घंटे 6 घंटे लगाने वाले थे, आपको इस वीडियो को 50 मिनट को आप 5 बार 6 बार 7 बार 10 बार देख लेंगे तो आपको मोस्टली चीज़ें याद हो जाएंगे और अब मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे। कल से हम यहाँ पर करंट अफेयर्स जो होती है, नेक्स्ट जो वीडियो अब आएगी आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो भी मैं यहाँ पर आपका कंप्लीट करा दूंगा। तो जो एग्जाम की यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप सभी तैयार रहिए, रेगुलर यहाँ पर इससे जुड़े रहिए, चैनल पर विजिट करती है और वीडियो को देखते रहिए। वीडियो वहाँ पर जो भी यूपी स्पेशल से इस समय जारी की जाएंगी, यूपी पीसीएस 2020 को टारगेट करके जो भी चीज़ें आएंगी वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन वीडियोज़ को अच्छे से देखते रहिए, रिवीजन पर ज़्यादा जोर दीजिए, ज़्यादा वहाँ पर चीज़ों को जितना भी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ रिवीजन ही करना है। जो चीज़ें रह गई हैं वो हम पढ़ा रहे हैं, तो उन वीडियोज़ को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देखकर उसका रिवीजन करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं करंट अफेयर विशेषांक की सीरीज़ में। थैंक यू सो मच।